एसएससी जीडी 2024 24 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। पहले ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बाद में 44वें संविधान संशोधन से इसको हटाकर एक विधिक अधिकार बना लिया गया था। 44वें संविधान संशोधन में पहले ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद में इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में आता है? 300A आर्टिकल में। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। पहले जब मौलिक अधिकार था तब वो आता था अनुच्छेद 31 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जून साल 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेट विश्व कप 1983 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में हुआ था। साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप का ट्रॉफी उठाई थी और भारतीय क्रिकेट के लिए 1983 विश्व कप एक गेम चेंजर साबित हुआ था, क्योंकि उस टाइम वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने ट्रॉफी जीती थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान का संबंध है सरोद से। सरोद वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हम अन्य सरोद वादक को देखते हैं। अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान का संबंध भी किससे है? सरोद से है और उनको पद्म विभूषण मिला था 1971 में। और अली अकबर खान, इनका संबंध भी सरोद वादक से है और अली अहमद खान, इनका संबंध भी सरोद से है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती अक्खम लक्ष्मी देवी ने। मणिपुरी नृत्य में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादक था गेहूं का। गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति के दुष्प्रभाव क्या हैं? हरित क्रांति के दुष्प्रभाव, खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों के आयातों में कमी आई। अगला प्रश्न पूछा गया था, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखते हैं, चीन की मुद्रा क्या है? रेमनबिंबी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? इसका संबंध है राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान करता है। राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान है अनुच्छेद 168 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी इंडोनेशिया ने। और वो कौन सा संस्करण था? 18वां। ये 2 शहरों में आयोजित किया गया था, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और पामेबांग
इंडोनेशिया के दक्षिण सुमात्रा प्रांत की राजधानी। इसी के साथ देखते हैं एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। 1951 में इनकी शुरुआत हुई थी और वो दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें जापान फर्स्ट रैंक पर था और सेकंड रैंक पर रहा था भारत। और अभी जो हाल ही में हुआ था 2022 में, वो था 19वां संस्करण, जो कि कहाँ पर हुआ था, चीन हांगजोंग में। पैरा एशियाई भी वहीं पे हुए थे चीन में, और एशियाई गेम्स ये दोनों ही चीन में हुए थे आयोजित। और अगला कहाँ पर होगा 20वां, वो होगा जापान के आइची में 2026 में। हर 4 साल बाद में एशियाई गेम आयोजित होते हैं, तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था ऊंटों का मेला किस राज्य में मनाया जाता है। ऊंटों का मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। और ये कब लगता है, ये कार्तिकीय मेले के रूप में मनाया जाता है। ये एक वार्षिक मेला है जो कि कार्तिक मेला या फिर पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े ऊंट और घोड़े पशु का एक मेला है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के दक्षिण में पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 2 द्वीपीय देश भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत के समुद्री सीमा साझा करता है और इस छोटे से देश का क्षेत्रफल लगभग 65,610 वर्ग किलोमीटर है। और मालदीव का क्षेत्रफल कितना है, 298 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ही छोटा देश है, तो हमारा श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका ऑप्शन में दे रखा था। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी के 24 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न। 24 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट के पहला प्रश्न पूछा गया था भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जुलाई 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। कब ली थी, 2007 को। और अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल। और अगर पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 1928 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न पूछा गया था तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है। तपन कुमार पटनायक का संबंध है छऊ नृत्य से। छऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य के रूप में जिसकी उत्पत्ति पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन तीनों से संबंध है छऊ नृत्य का, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से। अगला प्रश्न पूछा गया था आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में इस खेल में 2 टीम होती हैं और प्रत्येक में 6-6 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में पूछा जाए तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में ही 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों के साथ इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। बैलों के साथ लड़ाई कराई जाती है जल्लीकट्टू में, जो कि पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। और तमिलनाडु के अन्य त्योहार भी देखते हैं। तमिलनाडु में पोंगल और थाई पुसम, ये तमिलनाडु के दोनों त्योहार हैं। और तमिलनाडु के अंदर न्यू ईयर को कहते हैं पुंथडू। पुंथडू है तमिलनाडु का न्यू ईयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका से
अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 5 संघीय न्यायपालिका से संबंध है। भाग 5 का संबंध हो जाएगा संघीय न्यायपालिका से। संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? अनुच्छेद 51 में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए हैं। इनकी संख्या 10 रखी गई थी। वर्तमान में कितने हैं? 11वां। और 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर 11वां जोड़ा गया था। तो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? 11। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 में है और भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 के अंदर ये आते हैं डीपीएसपी। और डीपीएसपी कौन से देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है 13.4 मीटर यानी कि 44 फीट। सिंगल्स और डबल का बनाया जाता है। 13.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? नीति आयोग के ऊपर हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.आर. सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, समानता के अधिकार में नहीं है। समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता धर्म, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है और रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल है। जो भी इनके अलावा ऑप्शन में दे रखा था वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानता के अधिकार में ये सभी पॉइंट शामिल है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और समानता का अधिकार ये आता है आर्टिकल 14 से 18 में। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि समानता के अधिकार कितने हैं? समानता के अधिकार कितने हो जाएंगे? 14 से 18 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा हरियाणा राज्य से। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में 0.2% की कमी हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिखों में। सिख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल आबादी के मुकाबले 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 0.7% में गिरावट आई थी और सिखों की जनसंख्या में 0.2% में कमी आई, जबकि मुसलमानों की आबादी में 0.8% बढ़ोतरी हुई थी। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम ये शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे आज की शिफ्ट में, 24 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था, तो हम प्रमुख लोक नृत्य देख देते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी नृत्य ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में था उसको करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी विरंजानंद की प्रेरणा से की थी। कब की थी? 1875 में। तो हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74.04। 74.04 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए थे भाग 9 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान का एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। संविधान के भाग 6 में राज्य शामिल हैं। तो भाग 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य अकादमिक पुरस्कार ने उपन्यास श्रेणी में हिंदी के लिए संजीव, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर और उर्दू के लिए सादिक नवाब शहर को पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी और 1997 तक चली थी। ये इसका कार्यकाल था और उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। ये योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र और आधुनिकीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई है डेसिबल। डेसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध से संबंधित हैं। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व। तो भाग 5 का संबंध हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य तथा केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 333 में क्या है? अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो राजभाषा के बारे में बता रखा है 343 अनुच्छेद में। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लिएंडर पेस का संबंध है टेनिस से। टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।